नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आपको फ्लाई ऐश ब्रिक का बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अब हमारे इस वीडियो में हम आपको ये बताने आए हैं कि आपको इस बिजनेस को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि हम जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं उसका जो सब्स्टिट्यूट है या जो मार्केट में उसका मार्केट प्राइस है वो कितना है। तो सबसे पहले आपको अपने एरिया में फ्लाई ऐश ब्रिक का कॉस्ट पता करना चाहिए कि वो किस रेट में बिक रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में, और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। कोई 50 पैसा सस्ता और कोई 50 पैसा महंगा बेच रहे होंगे। क्वालिटी और साइज़ के ऊपर बात होती है और लोगों का अपना एक बिजनेस का नज़रिया होता है, तो उसके हिसाब से कोई क्वालिटी मेंटेन करके कम बेच के संतुष्ट रहते हैं और कोई क्वालिटी को गिरा के किसी तरीके से ऑर्डर लेके एक बेकार का मेहनत और अपना नाम खराब करते हैं, बेकार में मेहनत करते हैं। मार्जिन तो आपका हक है, आपको लेना चाहिए। जिस लाभ के उद्देश्य से आपने बिजनेस को किया है उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बाज़ार में नाम खराब नहीं हो, और नाम तभी बचेगा जब आपका क्वालिटी अच्छा होगा, निसंदेह। तो क्वालिटी अच्छा बना के भले कम लोग खरीदें लेकिन अच्छे लोग खरीदेंगे, अच्छे कस्टमर आपको मिलेंगे और वो आपको रिपीट ऑर्डर भी करेंगे, क्योंकि क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो लोग रिकमेंड भी करेंगे प्रोडक्ट को, तो आपका मार्केट भी बढ़ेगा। ये टाइम थोड़ा लगाता है इस तरह से बिजनेस करना, लेकिन आपका बिजनेस डेफिनेटली एक न एक दिन सक्सेस करेगा, आप बाज़ार में आप अगर खड़े रहे तो ये बात हुई। तो फ्लाई ऐश ब्रिक बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले आपके एरिया में फ्लाई ऐश ब्रिक का कॉस्ट पता करना चाहिए कि उसका मार्केट प्राइस क्या है। उससे बैक कैलकुलेशन करना चाहिए कि उसमें साइट तक पहुंचा के कितना रेट है, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना आएगा, टैक्स का कितना कॉस्ट आएगा, और आप जो बना रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को समझने जानने के लिए आपको आपके यहाँ रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट आएगा, जो लैंडिंग कॉस्ट होगा रॉ मटेरियल का वो कितना आएगा, इसको समझना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कितने तरह के हैं और कौन सा सब्स्टिट्यूट है जो आप मेन जो रॉ मटेरियल है उसको ये करके थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट ऐड करके आप उसको कैसे सस्ता बना सकते हैं, और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये माइंड में रखना है। तो कॉस्ट मैटर नहीं है, आप किसी भी बिजनेस में हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो सबसे पहले जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रहा है इससे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखना है, क्वालिटी बनना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का ब्रिक होना चाहिए आपका। तो उससे क्या होगा कि आपके मार्केट में आपका जो ब्रिक का स्ट्रेंथ होगा वो खुद ही अपना ये बताएगा, ऐड करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा। तो फ्लाई ऐश ब्रिक का कॉस्ट समझना पड़ेगा। उसके पहले आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट समझना पड़ेगा, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी समझनी होगी, उसको कैसे प्रोक्योर करेंगे इसका तरीका समझना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों जो सेकेंड फेज है। अगर आपको पहला स्टेज था कि इसको एक फिजिबिलिटी टेस्ट करना बोलते हैं, कि आप फिजिबल है कि नहीं वो बिजनेस आपके जगह पे, मतलब आप उसको करेंगे, पूंजी लगाएंगे, मेहनत करेंगे, मटेरियल बनाएंगे तो आपको 2 पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और फ्यूचर तो चलो सिक्योर है। पिछले वीडियो में जैसा इसके ऊपर बात हो चुकी है तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आपको जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पता लग जाता है उसके ऊपर आप जो रीजनेबल मार्जिन है 10% का वो आप उसके ऊपर ऐड करके 8-10% का रीजनेबल मार्जिन होता है। आज के डेट में मार्केट ओपन है और बहुत ही कम्पिटिटिव मार्केट है, तो 10% का मार्जिन एक ऐसा 10%, 15% ब्रिक का बिजनेस है, 15% मार्जिन लोग लेते हैं। तो 15% का एक मार्जिन ऐड करके उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करके और उसके ऊपर टैक्स और ये सब कुछ ऐड करके, सब कुछ प्लस माइनस करके आपको ये देखना होगा कि आपको 1 से 1.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी ऑर्डर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के साथ मार्केट में जाएंगे। तो अब टाइम वो आ चुका है कि लाल ईंट का रेट चूँकि बहुत बढ़ गया हुआ है, तो फ्लाई ऐश ब्रिक आप 8.5 की जगह 9 में भी लोग लेने को तैयार होंगे, क्योंकि लाल ईंट का जो रेट है वो अभी 10 रुपया 11 रुपया चल रहा है और आने वाले दिनों में ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो
फ्लाई एश ब्रिक लोग अगर 10 रुपये 11 रुपये लाल हिट मिल रहा है और फ्लाई एश ब्रिक उनको 9 रुपये मिल रहा है, 9.5 रुपये भी मिल रहा है, तो लोग अब कंसीडर करेंगे। इसलिए आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं कि सस्ता रहेगा तभी लोग फ्लाई एश ब्रिक को खरीदेगा। अच्छा रहेगा तो लोग फ्लाई एश ब्रिक को खरीदेगा और लाल हिट को छोड़ के फ्लाई एश ब्रिक को खरीदेगा। चूँकि क्वालिटी अगर फ्लाई एश ब्रिक की अच्छी हो तो आपको उस ईंट से आपको प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये ईंट हमको अपने घर में लगाना चाहिए। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात है रॉ मटेरियल से रिलेटेड। आप जिस भी एरिया में हैं पता करें कि वहाँ से थर्मल पावर प्लांट की दूरी कितनी है। इससे आपको फ्लाई एश का जो कॉस्टिंग है, भाड़ा है जो है वो आपको पता लगेगा। किसी मशीन वालों के यहाँ जाएं कि उनके यहाँ फ्लाई एश कितने में, आप वहाँ से हर चीज़ सीख समझ के नहीं आइए। कोई अगर किसी मशीन को लगा के पहले से चला रहे हैं तो हो सकता है उस मशीन के साथ में उनको अच्छा फीलिंग, अच्छा अनुभव आया हो, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो या ख़राब एक्सपीरियंस हुआ हो। तो अच्छा ख़राब जो भी हुआ होगा उसको आप अपना लेते हैं। मतलब चांस है कि वहाँ से जो ख़राब होगा, जो ख़राब एक्सपीरियंस है उस मशीन के साथ में, वो भी तो मशीन नहीं देखना है, आप ये पता करके आइए पहले कि रॉ मटेरियल उस जगह पर कितने में गिर रहा है, जो लैंडिंग कॉस्ट ऑफ फ्लाई एश है वो कितने का है। बालू का रेट आपको ओपन मार्केट से मिल जाएगा कि लाल बालू का क्या रेट है, और स्टोन डस्ट है तो स्टोन डस्ट का क्या रेट है। वो सफ़ेद वाला जो बालू है, उजला वाला बालू अगर दानेदार है, साफ़ है, मिट्टी नहीं है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़े से सावधानी के साथ में उसको आपको समझना पड़ेगा कि उजला बालू मिलाएं तो उसको क्या उसके साथ में एडिटिव यूज़ करें ताकि वो कोरकार और ये सब चीज़ ना झरे, जिससे कि ब्रिक का स्ट्रेंथ इम्पैक्टेड ना हो। तो आपको रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग पता लगेगा। सबसे पहले फ्लाई एश को समझिए, बालू या स्टोन डस्ट या लोकल सैंड और स्टोन डस्ट और बालू ये दोनों आप मिला सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट में थोड़ा बहुत करके ऐड कर सकते हैं। आप 100% लोकल सैंड पर बनाएंगे, ब्रिक की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो नाम ख़राब होगा, तो वो काम नहीं करना चाहिए। वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बनाना है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट पता लग गया, उसके बाद जो बिजली का कॉस्ट है ये आपको पता करना है। अब जो तीसरा फेज है वो फेज आता है मशीन। अब आप मशीन पर आइए। सबसे पहले लोग मशीन से ही स्टडी अपना स्टार्ट करते हैं, ये गलत चीज़ है। बिजनेस आप दूसरे को देख के मत कीजिए, आपका खुद का स्टडी होना चाहिए और ऑथेंटिकेट स्टडी होना चाहिए, तभी आप किसी बिजनेस को सही अप्रोच करके आप कर पाएंगे। तो अब मशीन पर आते हैं। तो दोस्तों मशीन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक चली आ रही है अपने इंडिया के अंदर। सबसे पहले जो था वो बॉटम प्रेस आता था, रोटरी टेबल टाइप मशीन। उसके भी पहले मैकेनिकल प्रेस आता था, है ना, हमने वो भी देखा है अपने लाइफ में कि मैकेनिकली प्रेस होता था वो। उसके बाद आया हाइड्रोलिक में सबसे पहले बॉटम प्रेस आया, जिसका जो मशीन बनाने का जो सेंटर होता था वो बेंगलोर साइड होता था। तो वहाँ से रोटरी टेबल पूरे इंडिया में चला। फिर उसके बाद रोटरी टेबल का जो नेगेटिव पॉइंट था, ड्रॉबैक था, उसको एलिमिनेट करने के लिए फिर टॉप प्रेस आया। टॉप प्रेस में गुजरात में सबसे पहले टॉप प्रेस आया, और टॉप प्रेस आने के बाद उसमें भी नीचे से मतलब कट टू कट प्रेशर वाला टेक्नोलॉजी आज उसको बोलते हैं, जिसमें धक्का मार के ईंट को बनने के बाद, मोल्ड से बाहर आने के बाद उसको ट्रॉली धक्का मार के पैलेट के ऊपर डालती है और वहाँ से उसको स्टैकिंग में ले जाया जाता है लेबर के द्वारा। तो वो एक टेक्नोलॉजी था। दूसरा टेक्नोलॉजी उसी टॉप प्रेस में आया। उसका एक ड्रॉबैक था, एक नहीं दो तीन ड्रॉबैक था। तो वो जो ड्रॉबैक था वो बहुत भारी पड़ता था ब्रिक की क्वालिटी के हिसाब से, और एक उद्यमी के लिए जो नुकसान होता है, रिजेक्शन परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो उसमें ज़्यादा था, कोर झरता था। तो ये सब बातें थी उस टेक्नोलॉजी में। तो जो जानकार लोग थे, जो R&D करने वाले लोग थे इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस से कुछ हासिल किया और डेयर किया कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का, तो उन लोगों ने फिर बाद में, कुछ लोग तो रबर प्रेस मशीन लेकर के आए। उसमें भी प्रॉब्लम वही था, ईंटों को हाथ से अलग करना होता था। रबर प्रेस में प्रेस भी सही तरीके से नहीं होता था। तो ये उसके बाद आया पैलेट प्रेस टेक्नोलॉजी। वो मशीन चाहे हम बनाते हो चाहे कोई भी बनाता हो, पैलेट प्रेस टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है फ्लाई एश ब्रिक बनाने का। क्यों है उसको मैं बाद में किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, जब मशीन के बारे में डिटेल जब घुसेंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। अभी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए
आपको मोटा मोटा एक ये बताते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो मशीन फिर आपको सेलेक्ट करना चाहिए जो सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हो। अब किस किस कंपनी से मशीन लेना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सा सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी। अब उसमें बिजली कम लगना चाहिए। अब अपडेटेड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी कंपनियां, क्या 95% कंपनियां ऐसी हैं जो उसी टेक्नोलॉजी का मशीन कम इफिशिएंट मशीन बनाती है, ज़्यादा लेबर लगता है, ज़्यादा बिजली लगता है, सस्ते दामों में बना के वो लोग बेच लेते हैं। मशीन ड्यूरेबल नहीं होता है। चूँकि हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होता है, तो हाइड्रोलिक प्रेस मतलब आप कहते हुए सुनते होंगे, जनरल टर्म होता है मार्केट का कि इतना टन प्रेशर है हमारे मशीन में, जिससे आपका ईंट का क्वालिटी अच्छा बनेगा। तो मशीन जैसा कि आपने आपको कहा है कि मशीन के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, मोटे मोटे टर्म में आपको समझाते हैं। तो ये टन का प्रेशर जो है, जो 100 टन 50 टन 60 टन की बात करते हैं लोग, तो ये 60 टन का प्रेशर उस मशीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, बॉडी के ऊपर लोड भी पड़ रहा है। 1 मिनट में 5 बार 6 बार शॉट मारता है मशीन, तो 5-6 शॉट 1 मिनट में 5-6 बार उसको 60 टन या 100 टन या 80 टन लोड लेना है जिस बॉडी को, जिस मशीन के स्ट्रक्चर को। उसका स्ट्रक्चर का बॉडी आपको देखने से ही पता लगेगा कि हाँ ये ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो उसी पैलेट प्रेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग स्क्वायर पाइप का मशीन बनाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग प्लेट को काट कूट के जोड़ जाड़ के वेल्ड करके बनाते हैं। तो ये सब बाद में मतलब मशीन में क्रैक, और ये बॉडी के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है मशीन का, जो मेन फ्रेम है, उसके अंदर क्रैक और ये सब आने लगता है। तो मशीन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो फिर ये टेक्नोलॉजी हो गया। फिर आप जब टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं, उसके बाद आपको मशीन कंपनी चूज करना होगा, है ना। अब चूंकि इस फील्ड में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसको ब्रांड कहा जा सके, तो वो आपको खुद ही अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से चूज करना पड़ेगा, या किसी टेक्निकल गाइडेंस देने वाले किसी टेक्निकल कंसल्टेंट के थ्रू। चूँकि हम लोग भी मशीन बनाते हैं, तो हम तो हमारे मशीन को अच्छा कहेंगे ही, क्योंकि हमने हमारा एक्सपीरियंस, जो ईंट बनाने का एक्सपीरियंस है, मशीन मेंटेनेंस करने का एक्सपीरियंस है, मशीन बनाने का एक्सपीरियंस है ना, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है, तो ये सब एक्सपीरियंस डालने के बाद वो मशीन हमने बनाया है। तो हमारा मशीन तो निसंदेह ही अच्छा है, तो हम तो अपने मशीन को अच्छा कहेंगे ही। हमारे अलावे भी कई लोग हैं फील्ड में, बहुत तो नहीं है, उंगलियों पे गिनने जैसे लोग हैं जो अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छी मशीन बनाते हैं, है ना। सर्विस का मैटर सबका कमज़ोर है ना। एक हम लोग हैं जो बिहार में बैठ के 4-5 लड़कों को फील्ड में रख के, और अपने 40-50 जो हमारे कस्टमर हैं उन सबको अच्छी सर्विस देते हैं। हमारे किसी भी कस्टमर से आप पता कर सकते हैं, जो 5 साल पहले भी मशीन लगाए थे, उनको भी अच्छी सर्विस हम लोग दे रहे हैं। और जिन्होंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा किसी और से, उनको भी हम सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस का जो पार्ट है, ये अच्छे जो मशीन बनाने वाली, जो अच्छी मशीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनका भी जो ये पार्ट है वो ख़राब है, बहुत ख़राब है। मतलब लोगों को एकदम से मतलब बीच मझधार में छोड़ के मशीन को ये कर देते हैं, बस मशीन बेचना उनका काम होता है। तो अब ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करेंगे इस चीज़ को, फिर बाद में बात करेंगे कि हम लोग का मशीन क्यों अच्छा है दूसरे से, ये हम बात करेंगे, ये हम बता सकते हैं। दूसरों का क्या नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, आपको अपने आप बुद्धि विवेक यूज़ करना पड़ेगा। तो हम हमारे मशीन के साथ में टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं, और हम हमारा 360 डिग्री सर्विस देते हैं। मतलब बिफोर सेल, ड्यूरिंग सेल और आफ्टर सेल, ये तीनों सर्विस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ मशीन नहीं बेचते हैं, टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टोटल बिजनेस ट्रांसफ़र करते हैं। हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग भी कर देंगे, है ना। तो ये एक चीज़ था कि हम, चूँकि हम भी अच्छा मशीन बनाते हैं, तो हमने अपने आप को तो भाई प्रमोट करना ही है ना। और ये जो काम कर रहे हैं, ये हमारा CSR रोल है। हमारा मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। सिंपल ये समझते हैं हम कि जो भी लोग आए इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, वो अच्छा ब्रिक बनाए। मशीन किसी से भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मशीन लीजिए। आपके लिए हम कहते हैं, आपको पेन नहीं हो, हमने देखा है लोगों को, और आप भी फील्ड में घूमेंगे तो देखेंगे लोगों को बहुत परेशान होते हैं लोग सर्विसिंग और मशीन को लेकर के, है ना। तो वो हम बैठे हैं, हमारे मशीन में हम हेल्प करेंगे ही आपको दिल से, चूँकि वो हमारा ड्यूटी बन जाता है। दूसरे किसी का भी मशीन आपने यदि ले रखा है और क्वालिटी में ख़राबी है, अगर टेक्नोलॉजी मशीन का सही होगा तो हम आपका क्वालिटी अच्छा करवा देंगे, है ना। मशीन में प्रॉब्लम होगा, टेक्नोलॉजी का फॉल्ट होगा, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, है ना।
जो होता है वो इंजीनियरिंग के साथ में ही होता है, थोड़ा सा नॉलेज उसमें ऐड करके। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम होगा तो उसको भी नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर आपको मशीन चूज करना है, फिर आपको ज़मीन देखना है। ज़मीन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 15 कट्ठा या 30,000 स्क्वायर फीट से कम ज़मीन में अगर आप काम करते हैं तो दिक्कत होगा बाद में आपको। ब्रिक का बिजनेस है, स्टैकिंग के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, शेड के लिए, गाड़ियों के मूवमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको जगह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी होगा। उसके बाद ये देखना होगा आपको कि आपके ज़मीन तक, आपके जगह तक, जो भी आप जगह देखते हैं उसमें आपको ये देखना होगा कि ट्रक जो है, बड़ा ट्रक 12 चक्का 14 चक्का, चूँकि सीमेंट आएगा, सैंड आएगा, फ्लाई एश आएगा, तो ये सब 12 चक्का 14 चक्का ट्रक में आता है। तो ये स्मूथली जा सकता है कि नहीं जा सकता है। आपके इसमें प्रीमाइजेज के अंदर गाड़ी जाने के बाद घूम के वापस ब्रिक लोडिंग लेके माल अनलोड करके उसका मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। तो जगह आपको देखना होगा, जगह पर सही रोड जा रहा है ये देखना होगा। और अगर ये सब चीज़ आपके पास में है, अब रहा फाइनेंस का बात, तो फाइनेंस के ऊपर भी अलग से बात करेंगे कि पैसा आप कैसे जुटाएंगे। अगर आप खुद के पैसे से करेंगे तो आपको कितना बजट होना चाहिए मिनिमम, है ना। और अगर आप लोन लेते हैं तो लोन का क्या प्रक्रिया है, ये सब भी हम लोग आगे के वीडियो में बताएंगे। तो जारी रखिएगा हमारे वीडियो को देखना। और अगर दिखे, अच्छा लगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम का है इसमें से, तो लोगों को शेयर कीजिए। जो दूसरे, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है क्योंकि अपने को व्यू नहीं चाहिए, लाइक नहीं चाहिए। जो इस फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्टेड लोग हों उन तक हमारी जानकारी आप पहुँचाएँ तो हमारा काम आधा हो जाएगा, है ना, हल्का हो जाएगा। और हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। बस एप्रिसिएशन में आप लोग लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी मन में सवाल आए बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में आके, फ़ोन नहीं कीजिएगा। हर वीडियो में हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके हर एक कमेंट्स को ये करेंगे, है ना, रिप्लाई करेंगे। और उसमें से जो कॉमन सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना के डालेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त द लॉजिकल इंजीनियर सुधीर कुमार।